दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। अब अगर आपके फोन में नेटवर्क ना आए तब भी आप अपने फोन से कॉल कर सकेंगे। जी हां, रिलायंस जियो एक खास सर्विस लेकर आया है जिसके तहत नेटवर्क ना होने पर भी फोन कॉल किया जा सकेगा। दरअसल कंपनी जियो वाईफाई कॉलिंग के नाम से एक खास सर्विस दे रही है जिसकी मदद से आप ऐसा कर पाएंगे। जी हां, इसके पीछे कंपनी का मकसद ऐसी जगह पर कॉलिंग को बढ़ावा देना है जहां नेटवर्क नहीं आता हो, जैसे गाँव या फिर दूसरे जगह। इस सर्विस के तहत बिना नेटवर्क के आप कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वहीं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, बस मौजूदा वॉइस प्लान और एचडी वॉइस कंपैटिबल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नेपाल सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में दोहरी नागरिकता रखने वाले वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे, जहां इसका कारण दोनों देशों के बीच बड़ी तल्खी और सीमा पर बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता। नेपाल पुलिस से मिल रहे संकेत के अनुसार इस बार विधानसभा चुनाव के दिन किसी भी व्यक्ति को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस कारण नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकता रखने वाले लोगों को चुनाव में वोट डालना संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि सीमा पार नेपाल में बड़ी संख्या में ऐसे किसान और अन्य भारतीय हैं जिनकी खेती गृहस्थी से लेकर कारोबार तक दोनों देशों में है। जी हां, ऐसे लोगों के पास दोनों देशों की नागरिकता है और ये अब तक के चुनाव में वोट डालते रहे हैं। खासकर अररिया जिला की सीमा से सटे नरपतगंज, फारबिसगंज एवं सिक्की विधानसभा क्षेत्र में दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, मगर इस बार दोनों देशों के बीच तल्खी के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। दशहरा, दीपावली और छठ के लिए सबसे अधिक बिहार झारखंड से आने वाले प्रवासी घर लौटते हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है स्पेशल ट्रेनों के ऐलान का। इस बार कोरोना संक्रमण के दौर में रेलवे ने त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों का भी ख्याल रखा है। माना जा रहा है कि करीब 200 अतिरिक्त ट्रेन बिहार झारखंड के लिए दीपावली छठ के दरमियान चलाई जाएगी। इस दौरान भारतीय रेल स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को तरजीह देगी। ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी और त्योहारों को देखते हुए मास्क लगाना और दैहिक दूरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव के अनुसार त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 स्पेशल ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल सभी सामान्य ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए बीते 22 मार्च से ही रद्द कर दिया गया है। कोरोना के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के मंत्र का जबरदस्त असर दिखने लगा है। जी हां, मंत्र का ही असर है कि नौकरी छीन जाने वाले युवा खुद का नया स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। अब उनकी चाहत नौकरी करने की नहीं बल्कि नौकरी देने की बन गई है। दिन भर इधर उधर घूमने वाले युवक अब आत्मनिर्भर बनने के लिए खेतों में न केवल पसीना बहा रहे हैं बल्कि परंपरागत खेती से अलग हटकर नई नई चीजों का उत्पादन और अंतर्वर्ती खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बेगूसराय में 200 एकड़ से अधिक में सिंगापुरी केला की खेती शुरू हुई है। जी हां, केला के साथ साथ पपीता भी लगाया गया है ताकि 2 चक्रीय फसल पद्धति के तहत अधिक से अधिक उपज लेकर आय में वृद्धि की जा सके। इसके लिए युवा दिन भर खेतों में पसीना बहाने के साथ साथ उत्पाद को भी खुद बाजार में बेचने जा रहे हैं। जहां जब आय हो रहे हैं तो उनके साथ साथ आसपास के युवा भी इस ओर प्रेरित हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तड़पते हुए देखने की बजाय उसे अस्पताल पहुंचाकर मानवीय कर्तव्य का पालन बेइज्जत करते हैं तो आपसे अस्पताल में कोई भी पूछताछ नहीं होगी और न ही आप पुलिस या फिर अस्पताल को अपनी निजी जानकारी दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने GSR 594E के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घायल की मदद करने वाले को गुड स्मार्टियन का दर्जा दिया जाएगा। उसके हितों के संरक्षण के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में नई धारा 134 ये जोड़ी गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश भर में जातीय और राजनीतिक हिंसा से जुड़े आंकड़े को जारी किया है। जी हां, जिसमें कई मामले में बिहार नंबर 1 पर है। जी हां, इसमें जातीय हिंसा और संपत्ति विवाद में सबसे अधिक बिहार में हुआ है। दोनों मामलों में बिहार सबसे ऊपर है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में साल में 131 जातीय हिंसा की घटना हुई। इस हिंसा के कारण 269 लोग प्रभावित हुए। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, वहां पर 80 घटनाएं हुई है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जमीन विवाद का मामला भी एक साल में आया है। 2019 में जमीन और संपत्ति को लेकर 3760 घटनाएं सामने आई। इसके कारण 5227 लोग प्रभावित हुए। पारिवारिक विवाद में बिहार कई राज्यों से आगे हैं। एक साल में 839 मामले दर्ज किए गए हैं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बसपा संघ मिलकर बनाए गए मोर्चे में सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गई है। जी हां, बसपा बिहार में करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 153 सीटें रालोसपा को दी जा रही है। इसमें उसे जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अलावा इस गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी समायोजित करना होगा। जी हां, अभी गठबंधन में कई अन्य छोटे दलों के भी शामिल होने की अधिक संभावना है। सूत्रों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी बातचीत चल रही है। अपने नए गठबंधन को रालोसपा और बसपा ने कुछ नाम भले ही ना दिया हो, लेकिन सीट बंटवारे के मामले में वो दूसरों से आगे निकलते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार हुई दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में उद्घाटन किया। जी हां, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सीनियर मिलिट्री अफसर मौजूद रहे। इस सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर है, जिसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। जी हां, इसके निर्माण कार्य में ऐसी कई बाधाएं आई जिन्हें दूर करने के लिए बाहर से विशेषज्ञ को बुलाने पड़े। ऐसी समस्याओं के चलते ही 1400 दिन काम पूरा होने में लग गए। 10,000 फीट ऊंची पर सबसे लंबी सड़क सुरंग है। जी हां, संवाददाता ने बताया कि इस टनल के निर्माण कार्य में दुनिया के कई शीर्ष विशेषज्ञों और सर्वश्रेष्ठ तकनीक का सहारा लेना पड़ा। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटरकार ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। जी हां, कंपनी ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यह कदम लागत बढ़ने के चलते उठाया है और बताया है कि यह वाहन में 2% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि नई कीमत 1 अक्टूबर से लागू भी हो गई है और ये कीमत वृद्धि मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडल और बाजार के आधार पर अलग अलग होगी। कंपनी ने अपने तिमाही और मासिक बिक्री आंकड़े भी जारी किए हैं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के जदयू के प्रति सख्त तेवर के चलते सीट शेयरिंग का मसला भाजपा के प्रयासों के बाद भी नहीं हल हो पाया है। जी हां, जदयू के कुछ नेता जहां तीखे बयान देकर लोजपा पर तंज कस रहे हैं, वहीं लोजपा की ओर से एक नारा वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। लोजपा के नए नारे में कहा गया है कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। लोजपा के सूत्रों के अनुसार कोई चमत्कार ही लोजपा सुप्रीमो के रुख में बदलाव ला सकता है। जी हां, लोजपा केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहेगी, किंतु बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। चुनाव के दौरान नियमों का पालन नहीं करने के कारण चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बिहार में 27 लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, दरअसल पिछले चुनाव में चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने के कारण एक्शन लेते हुए चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने सभी लोगों की लिस्ट जिला अधिकारियों के पास भेज दी है। गौरतलब है कि प्रत्याशियों को चुनाव के बाद 30 दिनों के भीतर सारे खर्च का ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा नहीं देने पर नियम का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई हुई है। जी हां, सभी पर 3 साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। सीमांचल, मिथिलांचल और पटना समेत कई जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार की दोपहर से ही पटना समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर से वज्रपात के साथ ही बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट भोजपुर, नालंदा, लखीसराय, वैशाली, बक्सर, सारण, बेगूसराय, अरवल, शेखपुरा और जमुई के लिए जारी किया गया है। जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से निवेदन किया है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, किसी भी हाल में लोग घर में ही रहें। इसके साथ ही कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई राज्य में मानसून की वापसी की बात कही थी, जिसका असर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में देखने के लिए मिल रही है। सीमांचल, मिथिलांचल में भी शनिवार की दोपहर से ही तेज बारिश हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का ताजा आंकड़ा जारी किया है। नए अपडेट में कोरोना के 983 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे अब कोरोना की कुल संख्या बढ़कर 1,86,690 हो गई है। यह सिर्फ बिहार की बात है। जी हां, वहीं बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या कुल 13,415 है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के केस में इन दिनों बहुत कमी आई है। जी हां, आज राजधानी पटना में कोरोना के सबसे ज्यादा केस 207 केस मिले हैं। नियमित अपडेट के मुताबिक कि पिछले 24 घंटे के भीतर 4 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की काट के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है। इस बीच विकसित करने का काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी टीका अगले साल जून तक ही उपलब्ध हो पाएगा। वैक्सीन विकसित कर रहे वैज्ञानिकों को लेकर किए गए एक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। जह एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल जून तक आम लोगों के लिए वैक्सीन के आने की संभावना है। वैसे 2022 तक वैक्सीन के आने की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। अध्ययन करने वाले टीम ने इस साल जून में यह सर्वेक्षण किया है, जिसमें वैक्सीन विकसित कर रहे 28 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एक कारगर वैक्सीन के आने में साल 2022 तक का समय भी लग सकता है। जी हाँ, 1/3 वैज्ञानिक मानते हैं कि जो टीका विकसित किया जाएगा उसे 2 बड़े झटके लग सकते हैं। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि अगले साल की शुरुआत तक कोरोना का टीका उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने बताया था कि सरकार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए इसकी आपात स्वीकृति देने पर भी विचार कर रही है। रबी सीजन की मुख्य तिलहनी फसल सरसों की बुआई शुरू होने से पहले मौसमी दशाओं के साथ साथ बाजार की परिस्थितियां भी अनुकूल है, जिससे इसकी खेती में किसानों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। साथ ही सरसों के तेल में मिलावट पर लगी रोक से आगे की इसकी खपत भी बढ़ने की संभावना है। वहीं खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करने के मकसद से सरकार मिशन मोड में सरसों समेत दूसरे तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरसों के एमएसपी में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मानसून के आखिरी दौर में हुई बारिश से खेतों में नमी होने और सरसों का इस समय भाव रिकॉर्ड स्तर पर होने से किसान इसकी खेती करने के प्रति उत्साहित होंगे। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों के खोले जाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5वें चरण में अनलॉक 5.0 की प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी हां, अब यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसे लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइंस बनाई है। इस गाइडलाइन के तहत कहा गया है कि स्कूलों की तरफ से स्टूडेंट पर कक्षाओं में आने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए छात्रों का अभिभावकों की लिखित अनुमति को सबसे जरूरी माना गया है। इसके अलावा स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रखेंगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलना है या फिर नहीं खोलना है, इसका फैसला भी राज्य सरकार अपने प्रदेश की परिस्थिति और तैयारियों के अनुसार लेंगे। वह अपने राज्य में कोरोना के संक्रमण के मामले में आकलन के बाद ही यह फैसला लेंगे। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और उनके अभिभावक ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तैयार रहें तो फिर स्कूल बिना लिखित अनुमति के बच्चों को आने के लिए नहीं कहेंगे। इसमें अटेंडेंस को लेकर बच्चों पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा। बिहार में एक बार फिर से कई पदों पर बम्पर बहाली हो रही है, जहां ये बहाली बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा लिया जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन के द्वारा भाग ले सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, सोशल साइंस या फिर इससे संबंधित कोई कोर्स किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नोटिस पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25 अक्टूबर 2020 है। जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ लें और ऑनलाइन आवेदन कर लें। और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। महागठबंधन में सीटों की संख्या पर सहमति बनने के बाद अब सीट टू सीट चर्चा शुरू हो गई है। वाम दलों का मामला इसमें पहले निपट गया, लेकिन कांग्रेस से बात होने के बाद ही इसे अंतिम माना जाएगा। जी हां, कांग्रेस अगर वाम दलों के लिए तय सीटों पर किसी पर अड़ती है तो फिर कुछ अंतर हो सकता है। उधर सीपीआई और सीपीएम में एक सीटों पर जिद अब भी चल रही है, लेकिन अब इस मसले पर भी कांग्रेस की सीटों के नाम तय होने के बाद भी विचार होगा। वाम दलों में माले के लिए जिन 19 सीटों पर लगभग सहमति बनी है वह सीटें लगभग 10 जिलों में है। माले को सबसे ज्यादा पटना और भोजपुर में 3-3 सीटें मिली है। सीपीआई के खाते में जाने वाली सीटें हरलाखी, झंझारपुर, तेगरा, बखरी, रुपौली पर मामला तय है। जी हां, लेकिन पार्टी सिमरी, बख्तियारपुर और गोह पर भी अड़ी है। सीपीएम के लिए पिपरा, विभूतिपुर और मटिहानी तय है। लोखा या फिर पूर्णिया में से कोई एक देने की मांग अभी भी बरकरार है।
जदयू से अलग जाकर मोर्चा खोलने वाले चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदें और भी बढ़ा दी है। दिल्ली से पटना वापस लौटे उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के फैसले का स्वागत किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में नई और अच्छी सरकार देने के लिए वे किसी भी कदम का स्वागत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार के लोग चिराग के उस फैसले का स्वागत करेंगे जो नई सरकार की दिशा में उठेगा। जी हां, और वे भी उनके साथ खड़े होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी एनडीए से लेकर महागठबंधन तक को कंट्रोल कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच महागठबंधन में मचे घमासान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी आरजेडी को कंट्रोल कर रही है और वही सारा खेल खेल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उन्होंने काफी पहले इस खेल को भनक लिया था और वे अब इस विकल्प की राजनीति पर आगे बढ़ चुके हैं। यात्री ट्रेनों का परिचालन भले ही नहीं हो पा रहा हो, लेकिन मालदा रेल मंडल में महत्वपूर्ण रेल योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है। जी हां, भागलपुर मंडाल हिल धुमका सेक्शन पर विद्युतीकरण का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है। इस रेल सेक्शन के भागलपुर से बराहाट स्टेशन के बीच विद्युतीकरण पोल करीब करीब लगा दिए गए हैं। वहीं जिन रेल लाइनों के किनारे पोल नहीं लगे हैं वहां पाइप का काम चल रहा है। मार्च 2021 तक इस सेक्शन को पूरी तरीके से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है वह समय पर पूरा होता दिख रहा है। बिहार के कैमूर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण यानी कि 28 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदाताओं को वोटिंग बूथ तक लाने के लिए प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन बिहार के कैमूर में एक गांव ऐसा भी है जहां के मतदाताओं को 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से उतरकर मतदान करना पड़ेगा। जहां विकास का दावा करने वाली बिहार सरकार आज तक इस गाँव में रास्ता नहीं बना पाई है। आपको बता दूं कि जिले के अधौड़ी प्रखंड के अंतर्गत 100 से भी अधिक गाँव है जो 1000 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर बसे हुए हैं। लेकिन इस प्रखंड का एक गांव विनोबा नगर पहाड़ी के तलहटी में बसा है। हालांकि इस गांव का पंचायत बरवान कला पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। जी हां, नक्सल प्रभावित अधौरा प्रखंड के सभी गांव चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इस बार बरनवाला गांव के ग्रामीणों के मतदान के लिए 2 बड़े बूथ पहाड़ के नीचे तलहटी में बसे विनोबा नगर गांव में बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट से सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिए जाने की प्रमाणिक रिपोर्ट मिलती है तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। जहां सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आयोग कोरोना महामारी के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही अपनी बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया आयोग के साथ सहयोग करें। अगर हमें किसी भी स्रोत से, चाहे या फिर मीडिया हो या फिर कोई व्यक्ति ये जानकारी मिलती है कि सोशल मीडिया में शरारत हो रही है और उसकी रिपोर्ट से सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है तो हम कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान राजनीतिक दलों ने भी सोशल मीडिया के दुरुपयोगों को लेकर चिंता जताई है। राजधानी पटना के ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। जहां देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। जी हां, मोनिका दास कनाडा बैंक के ऑफिसर है। पटना की रहने वाली मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बन चुकी है। पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मोनिका दास एक बूथ की पूरी जिम्मेवारी संभालेगी। जी हां, यानी कि मतदान कराने से लेकर मॉनिटरिंग का काम करेंगी। पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर 8 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर बनाया जा चुका है। रिया सरकार स्कूल शिक्षिका है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। नए किसान बिल के बारे में लोगों को जागरूक करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा सस्ती लोकप्रियता के लिए गिर पड़े हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हुई इस घटना को लेकर SIT का गठन किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वहां पर लोगों को जाने से मना किया जा रहा है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ये वही करेंगे जो काम कानून तोड़ने वाला होगा, जिससे उन्हें मीडिया में जगह मिल सके। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे मोराटोरियम अवधि मार्च से अगस्त तक के दौरान
ब्याज पर ब्याज को माफ करने के लिए तैयार हो गई है। लोगों को यह राहत करोड़ों रुपए तक लोन पर मिलेगी। ये ब्याज माफी एमएसएमई, शिक्षा, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, क्रेडिट कार्ड, बकाया पेशेवर और उपभोक्ता द्वारा लिए गए कर्ज के लिए लागू होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजनाओं को लेकर अदालत आए हैं। कोर्ट ने मामले को बार बार टालने पर नाराजगी जाहिर की थी। जी हां, सरकार ने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज की यह राहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर उपलब्ध नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा दाखिल करके कहा है कि एमएसएमई कर्ज, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड, बकाया पेशेवर और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को माफ किया जाएगा। सरकारी हल्फनामों के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। देश में किसानों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इन खास विशेष रेल मार्गों का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, जिनके जरिए देश भर में ताजे फल, सब्जियां और अन्य जल्दी खराब हो जाने वाले सामान को देश भर के बाजारों में बेचा जाता है। हालांकि ये ट्रेन मौसमी अधिकारियों के मुताबिक रेल और कृषि मंत्रालय इन कॉरिडोर्स को संस्थागत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि ये रेल रूट सिर्फ किसी खास मौसम के लिए ना रहे। जी हाँ, भविष्य में इन ट्रेनों के जरिए रेफ्रिजरेटर कंटेनरों के इस्तेमाल से इनमें मछली और मांस को ले जाने की योजना भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेवाएं नए कृषि कानूनों के साथ बेहद महत्व रखती है, जो किसानों को अपने पसंद के खरीदों को उपज बेचने में सक्षम बनाते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। जी हां, बसपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद को आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर भरत बिंद ने कहा है कि नया बिहार बनाने और भ्रष्ट युवा विरोधी नीति सरकार को हटाने के संकल्प के साथ वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद में सम्मिलित हुए हैं। भरत बिंद भभुआ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार ने उन्हें 1 सितंबर से 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। इससे इन्हीं सैलरी में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में उन 50 एजेंडों पर मोहर लगी है, जहां इसमें यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार के मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2006 या फिर उसके बाद 2011 के पहले नियुक्त कर्मियों को मिलेगा। जी हाँ, इससे इसके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और पेंशन का भी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।